चलो देखो आज क्या देखेंगे। आज क्लास 12th का मैट्रिसेज पढ़ेंगे। समझ गया ना। तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि मैट्रिसेज क्या है। देखो मैट्रिसेज जो है ना ये आपको क्या है, ये अलजेब्रा का टॉपिक है। समझ गया ना। जैसे अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई यही सब होते हैं, उनको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर हमको मैट्रिसेज क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज ठीक, ये अलजेब्रा का टॉपिक है। इसे फुल नाम इसका है क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। तो सबसे पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले देखो हम कुछ बात करते हैं। क्लास 10th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर x प्लस वाई इजकल टू 5 दिए हैं और यहाँ पर x माइनस वाई इजकल टू 10 दिए हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इसको हम सॉल्व करके कोई भी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड होता था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकली। समझ गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं ना कि मैट्रिसेज पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ा है। फिर इसके बाद समझेंगे कि आखिर मैट्रिसेज होता क्या है। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, इसको तो हम लोग मान लो सॉल्व कर लेंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिया है इसको तो सॉल्व कर लेंगे कोनो ना कोनो मेथड से। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे दे देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 2x माइनस वाई प्लस 2z इजकल टू 8x प्लस 2y माइनस 3z इजकल टू 6। अब इसको देखो, अब यहां पर देखो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में दिख रहा है। देखो यहां पर पहले हम क्लास 10th में पढ़े हैं कि जब लीनियर इक्वेशन होते थे, जितने वेरिएबल होते थे उतने इक्वेशन होते थे। यानी देखो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम एक ही इक्वेशन दे दे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे दे और पूछे कि चलो आप x और y की वैल्यू बताओ, तो इन्फिनिटली सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए। लेकिन इसका अगर निकालेंगे तो हो सकता है कि इन्फिनिटली हो, यूनिक भी हो, समझ गया ना, नो भी हो जाए। बात समझ गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो मैट्रिसेज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा, यही हमको समझाना है। फिर इसके बाद हम लोग मैट्रिसेज समझ जाएंगे कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होगा, इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये। अब देखो, अब जैसे मान लो अगर हम ये बोले कि चलो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल। अब ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन ये दिए हैं और एक इक्वेशन ये दिए हैं और बोल दिए ना कि चलो मैट्रिक्स के मेथड से आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लो, तो पॉसिबल नहीं है। यानी जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होंगे, तभी तो मैट्रिसेस से निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है और मान लो 2 इक्वेशन दे दिए हैं तो मैट्रिसेस मेथड से भी नहीं निकाल पाएंगे। यानी मैट्रिसेस मेथड वहां लगेगा जहां पर जितने वेरिएबल होंगे वहीं पर लगेगा। समझ गया ना। यानी जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, तभी पॉसिबल है। समझ रहे हैं मेरा बात है ना। कि कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं देखो, अब ऐसा नहीं है कि 3 वेरिएबल होगा तभी हम मैट्रिसेस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर 4 है यानी इसे इतना पता चल गया, और निकालेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है ये हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। समझ गया ना। तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हमको ये समझना है ना कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो इतना समझ जाइए कि जो मैट्रिसेज है ना, जो मैट्रिसेज है 2 वेरिएबल से अगर ज्यादा इक्वेशन रहेंगे, मतलब 2 मोर देन, समझ गया ना, वेरिएबल रहेंगे। अब 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, तो अब वो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब कोई आगे मेथड नहीं है। समझ रहे ना। यानी कहीं ना कहीं हम 10 से 10 में जो सीखे थे, यानी इसका मतलब है कि जहां 10 फेल हो जा रहा था, मतलब 10 का कोई मेथड हम लोग लगाकर सॉल्व नहीं कर पाते थे, इसलिए पढ़ रहे। इतना समझ में आया ना। अब आपको समझाते हैं कि मैट्रिसेज क्या है। समझ गया ना, समझ में आया इतना बातें कि यहां पर देखिए सिंपल बात है ना, जो लीनियर इक्वेशन होंगे ना उनको सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ गया ना। और लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला नहीं,
2 वेरिएबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे ना वहां इसको लगाएंगे, समझ गया ना। तो ये हम थोड़ा सा इसका नीड बता रहे हैं। अब देखिए अब मैट्रिसेज है क्या, तो सबसे पहले देखो मैट्रिसेज है क्या, इसको देखते हैं कि मैट्रिसेज में क्या क्या पढ़ना है और मैट्रिसेज होता क्या है। इतना समझ गए, इतना समझ में आया कि मैट्रिसेज क्या है। देखो मैट्रिसेज अभी नहीं समझ में आया कि मैट्रिसेज है क्या, इतना समझ गए कि मैट्रिसेज क्यों पढ़ रहे हैं। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल, उनको हम इस मैट्रिक्स में उसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे, सीखेंगे आगे, समझ गया ना। तो पहले क्या है देखो, सबसे पहले देखो जो मैट्रिसेज होगा उसको एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखो 2 है यहाँ पर, ये 3 है, ये 4 है, और देखो 1 2 0। अब ये देखो ये एक नंबर हो गया, समझ गया ना। अब इसी को नंबर को हम इस ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब आप ऐसे भी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, समझ गया ना। अब देखो ये मैट्रिसेज हो जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर एरे में लिख रहे हैं। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या हुआ, देखो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब हुआ कि अगर देखो ये इसको देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का मतलब देखो इसमें रो और कॉलम का बात होगा। जैसे देखिए रोज और कॉलम्स, ठीक। तो देखो इसमें रोज कितने हैं, रोज देखो 1 है और एक ये है 2 है, यानी कितने हो गए 2 रोज हो जाए। और कॉलम कितने हो गए देखो 1 2 3, समझ गया ना। यानी कितने रो हुए 2 रो हुए, और कॉलम कितने हुए 3 हुए। तो इसका मतलब होगा कि देखो रो और कॉलम जब डिफरेंस हो गया तो इसका मतलब हुआ कि क्या होगा, देखो रोज और कॉलम जब डिफरेंस हुआ तो आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस तो जानते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे अगर देखो इसका लेंथ देखो और इसका लेंथ देखो, डिफरेंट तो हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर में लिखा गया है, समझ गया ना। और एरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। जो नंबर लिखे ना, अब देखो ये नंबर भी हो सकते हैं, ये नंबर है। अब इसके जगह पर ये फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन ऑलरेडी पढ़े हैं। जैसे देखो ये साइन एक्स हो गया, ये देखो कॉस एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स हो गया। अब देखो ये तो यहाँ नंबर ऑफ फंक्शन है, समझ गया ना। अब नंबर ऑफ फंक्शन को अब यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसे देखा जाए ना तो देखो रो कितना है, 1 रो ये है और 1 रो ये है, तो 2 रो हुआ। और देखो 1 कॉलम हो गया और ये कॉलम हो गया, तो यहाँ पर देखो रो और कॉलम इक्वल हो गए, समझ गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हम अब जरूरी नहीं कि हम अब ऐसे बिग ब्रैकेट ही लगाएंगे, समझ गया ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखो 1 2 0 1 0 -1। अब देखो ये आपका एक मैट्रिक्स हो जाएगा। मैट्रिक्स देखो, आप कहने का मतलब क्या है कि देखो ये मैट्रिसेज है और कहीं कहीं आपको ये दिखेगा मैट्रिक्स, समझ गया ना। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो मैट्रिक्स जो होता है एक सिंगुलर फॉर्म होता है, समझ गया ना। अब देखो ये तीनों का अगर बात करेंगे तो यहां हम सिर्फ बोलेंगे कि मैट्रिसेज लिखे हैं, समझ गया ना। लेकिन एक पार्टिकुलर का बात करेंगे तो हम ये मैट्रिसेज नहीं बोलेंगे, हम ये मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, समझ गया ना। यानी होल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा ना, सारे वन मोर देन कहीं राइट रहेंगे मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग मैट्रिसेज बोलेंगे, समझ गए। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, इतना तो हम आपको बताए थे ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है ना कि यहां पर ये जो दिख रहा है ना, ये नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। अब वो फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, जो फंक्शन आप देखे हैं, यानी नंबर ऑफ फंक्शन भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इसमें रो कितने हैं, रो तो आपको पहले समझ में, देखो ये 1 रो हो गया, 1 रो ये हो गया, 2 रो, और देखो ये कलम, ये कलम, ये कलम, समझ गए। तो यानी मैट्रिक्स का जो आइडेंटिफिकेशन होगा, जो मैट्रिक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, समझ गया ना। अभी हम लोग एक पढ़ेंगे मैट्रिक्स के आगे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। यानी अभी तो बताएंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको सॉल्व करने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं, समझ गए। तो पहले क्या है, देखो ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, तो 2 हो गया, समझ गया ना। और देखो कॉलम 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 यानी 2 क्रॉस 3, समझ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे। 2 क्रॉस 3 क्या है, ये क्या है, ये बताइए क्या है। इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ गए, क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब जब इसका इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और 3 का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें इसका मतलब होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक।
ये नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएंगे। अब एलिमेंट्स का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? अब देखो इसमें 2 रो है, 2 रो और कॉलम भी 2 है, समझ गया ना, तो 2 है, ठीक ना। तो ये कहने का मतलब है ना कि वो नंबर रहेंगे और उनको ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ऐसे, और ऐसे बिग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान देना कि ऐसे नहीं लगाएंगे। ऐसे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट का ये सिंबल ऐसे लगाते हैं, यानी इससे आपको अलग रखना है, समझ गया ना। अभी पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट तो वहां आपको समझ में आएगा। अभी ही समझा देते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेज में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर नंबर लिखेंगे, अगर उसको हम रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब समझ रहे हैं ना, एरे का मतलब अरेंजमेंट, जो नंबर लिखते हैं ना उसको। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखे थे, जैसे देखो अभी हम x + y = 5 लिखे थे और x - y = 2 लिखे थे, ठीक। x - y = 2 लिखे थे, x - y = 2 लिखे थे, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब इसको अगर मैट्रिक्स में लिखेंगे तो आपको समझाएंगे आगे कि ये मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे थे मैट्रिसेज इसीलिए पढ़ रहे थे ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे थे। तो ये अभी नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गया ना, बढ़िया से नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको और कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कौन कौन टाइप होते हैं, इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यही सब समझते हैं पहले, समझ गया ना। पहले आपको क्या समझना है, पहले आपको ये समझना है कि मैट्रिक्स के डिफिनीशन क्या देंगे, समझ गया ना, ये आपको समझना है। चलिए देखिए यहां पर, ठीक, मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखिए, मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, तो अगर हम आपसे पूछें, मान लो कि मैट्रिसेज का डिफिनीशन क्या देंगे, तो देखो मैट्रिसेज का अगर डिफिनीशन देना है ना, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि देखो जब कोनो चीज चैप्टर पढ़ते हैं ना, कोनो जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका जरूरत आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो जरूरत रहेगा तो शुरू से लेकर अंत तक, समझ गया ना, शुरू से लेकर अंत तक जो है ना वो मतलब कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब क्या है कि, हेलो पंडित जी, चलिए देखिए इधर, गुड, नो प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैट्रिसेज क्यों पढ़ रहे हैं, समझ गया ना। तो मैट्रिसेज देखिए इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखे हैं। जब 2 वेरिएबल से अगर ज्यादा रहेंगे लीनियर इक्वेशन, तो उनको हम मैट्रिक्स, ऐसा तरीका है कि आप 2 या उससे ज्यादा भी अगर वेरिएबल दिए हैं ना तो उनको हम मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, समझ गया ना, वो सिखाएंगे आगे। तो अभी देखिए अब क्या देखना है, यानी सबसे पहले क्या है ना कि इनका पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गया ना। तो जैसे सेट पढ़े थे या कुछ और, जैसे कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर ये लिखे हैं, अब देखो यहां पर जैसे ये तो पढ़े थे, अब देखिए ये क्या है, ये एक सेट है। अब कहेंगे सर सेट का क्यों बात कर दिए, देखो आखिर ये कुछ लिख रहे हैं ना, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है ना, कैपिटल मान रहे हैं, इसको करली ब्रैकेट में ऐसे कुछ लिखते हैं। तो कोनो ना कोनो चीज का क्या होता है कि जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़े थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता था ऐसे इस तरीके से, x + i यानी z रिप्रेजेंट करते थे, समझ गया ना। तो ऐसे ही कुछ मैट्रिक्स में भी, मैट्रिक्स भी एक तरीके का आप समझिए कि जैसे नंबर ही है, समझ गया ना, और कुछ नहीं है। तो उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सबसे पहले क्या है ना कि क्या होता है ना कि जब कोनो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो इतना तो पहले से भी पता है कि बोल्ड अक्षर इंडिकेट करते हैं। जैसे देखिए ये अब इसको लिख रहे, थोड़ा सा बताइएगा, देखिए क्या लिखे हैं, देखिए लिखे हैं, देखिए AIJ लिखे हैं, स्मॉल a है और IJ है और यहाँ पर A है, ये बोल्ड अक्षर लिखे हैं। और ये तो जानते ही है कि ये ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब ही कोई मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स बता रहा है, ये मैट्रिक्स के लिए बता रहा है। अब ये किसके, कौन से मैट्रिक्स के लिए बता रहा है, ये देखो ये जनरल मैट्रिक्स है। जनरल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ ना कि ये सभी के लिए बता रहा है। अब यहाँ पर I और J नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर I और J क्या लिखे हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर जो I होगा और जो J होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, समझ गया ना, यानी रियल नंबर होगा। सपोज अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे लिखे हैं, जैसे देखिए यहां पर, ठीक, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, जैसे देखिए A11 मतलब I भी 1 रख लिए, J भी 1 रख लिए, तो इसका मतलब क्या है, I भी 1 रख लिए और J भी 1 रख लिए, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
जैसे अभी हम रो और कॉलम समझाए थे ना, कि जैसे देखिए पहले तो आपको रो और कॉलम अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए 2 0 1 -1 2 3 4 5 6, जो भी आप लिख लीजिए, कोई एक नंबर लिखिए, ठीक। अब इस तरीके से ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है। अब बताएंगे कि मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन होंगे, मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे। तो पहले अभी हम लोग को देखना है ना कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछेगा कि चलो 2x3 का ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स बताओ, मतलब जनरल मैट्रिक्स बताओ, समझ गया ना। तो 2x3 का कोई जनरल मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये किसके लिए, ये जनरल मैट्रिक्स के लिए है। अब यहां पर अगर हम पूछें कि बताइए रो कितने, तो देखो एक रो, 1 रो 2 3 4, तो 4 रो हो गया। देखिए रो ऐसे जो हॉरिजेंटल होता है उसको रो बोलते हैं, ये हॉरिजेंटल, और जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो देखो एक 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो 4 हो गया। देखो 1 कलम 2 कलम 3 कलम, तो 4x3, 4/3 भी बोल सकते हैं, 4x3 भी बोल सकते हैं, समझ गया ना। 4/3, तो 4/3 का मतलब ये ऑर्डर बता रहा है, किसका ऑर्डर बता रहा है, मैट्रिक्स का बता रहा है, समझ गया ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने होंगे, 4x3 का मतलब है 12 एलिमेंट्स होंगे, समझ गया ना। यानी नंबर जो है ना वो 12 है, या नंबर ऑफ, यहाँ बताया था ना कि नंबर भी हो सकते हैं, और रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं आप इसको बनाएंगे ना तो एक रेक्टेंगल के शेप में बनेगा, जैसे ये नंबर जो लिखे हैं, समझ गया ना। ये अब ये देखो अभी उतना फील नहीं हो रहा है, जब आगे पढ़ाएंगे ना तब आपको फील कराएंगे ना कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या और नीड था, कि हम कहीं ना कहीं इसको जरूरत है कि पढ़ रहे हैं। देखिए जरूरत समझ में आएगा ना तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिना जरूरत के अगर कोनो काम करते हैं ना तो उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो पहले जरूरत इसका, पहले ये इतना तो पता है ना कि मैट्रिक्स का जरूरत क्या है। देखो मैट्रिक्स का यही जरूरत है ना कि जब 2 वेरिएबल इक्वेशन दिए रहते थे, 2 वेरिएबल से, समझ गया ना, 2 वेरिएबल से अगर इक्वेशन दिए रहते थे तो उनका हम लोग कहीं ना कहीं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्लास 10th में पढ़े हैं, समझ गया ना, बहुत पढ़े हैं ना। 2 वेरिएबल रहता है, लेकिन जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको इसमें सीख जाएंगे, समझ गया ना, इसलिए पढ़ रहे हैं। मतलब ये अलजेब्रा का टॉपिक, इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, समझ गए। और मैट्रिसेज और मैट्रिक्स का डिफरेंस तो समझ में आया। मैट्रिसेज का मतलब हुआ कि जो क्या होता है, जो प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब 1 मोर देन मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स और मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर का बात करें, और मैट्रिसेज का मतलब होगा सभी के लिए। तो यहां पर ये क्या है, ये मैट्रिसेज है ना कि मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिसेज इसलिए क्योंकि ये जनरल है, ये सभी के लिए है। अभी उसको समझा रहे को क्या लिखे, यानी जब भी कोई एक मैट्रिक्स को लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, समझ गया ना, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां पर आई और जे क्या बता रहा है, देखिए आई जो बता रहा है ना, आई बता रहा है रो के लिए, और जे बता रहा है कॉलम के लिए। जैसे अभी हम लिख कर दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख रहे थे आई और जे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब अगर हम इसमें पूछे, चलिए इसमें अगर पूछेंगे ना कि चलिए आप A22 बताइए, A22 का मतलब क्या है, देखो A22 का मतलब है कि ये पोजीशन बता रहे हैं इसमें से। तो देखिए A22 का मतलब है कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो देखिए ये तो फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा, ये वाला सेकेंड रो, और सेकेंड कॉलम कौन सा, ये वाला है। तो ये आपका A22 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी ये आप समझ रहे हैं A22 का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए अगर हम ये पूछें कि A31 बताइए क्या है, तो A31 का मतलब क्या है, यानी वही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हो, वही जनरल मैट्रिक्स है, समझ गए, मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर देखो 31, तो 31 का मतलब क्या हुआ, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो कौन सा, देखो थर्ड रो ये, और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये, तो ये हो जाएगा ना 31, तो दिस इज A31, समझ रहे हैं ना, यानी A31 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो आखिर ये बता रहे हैं ना, तो उसी तरीके से अब देखिए यहां पर, अब आई और जे 1 लिए थे, तो यहां पर आई और जे क्या बता रहा था, आई और जे बता रहा था बिलोंग टू रियल नंबर, आई और जे बिलोंग टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर होंगे, ठीक। अब यहां पर देखो 1 और 2 लिखे हैं, अब 1 और 2 चल रहे हैं, अभी तो 1 चलेंगे, 1 इसमें 1 ही चलेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट रो ना चल रहे हैं। तो यहां पर आई का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे अगर जाएंगे जहां तक जाएं, समझ गया ना, जे बदलेगा, इस वाले में चलेंगे ना, अपने से कुछ नहीं रख देंगे आई जे। तो बस इस बात को ध्यान देना कि लिख किधर रहे, समझ गया ना, ये कहने का मतलब है। अब जैसे देखो मान लो 1 3 लिख दिए, अब देखो 1 4 लिख दिए, ऐसे गोइंग ऑन, ठीक, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये मतलब 1 4 का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मतलब यही है कि 1 4 का मतलब फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम,
समझ गया ना। अब यहां से क्या स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 ऐसे इस तरीके से 2 1, तो ऐसे इस तरीके से देखिए 2 2, इस तरीके से 2 2 3, ऐसे 2 4, मतलब अब यहां पर देखिए रो नहीं बदल रहा है ना, रो उस तरीके से है, कलम बदल रहा है, इस तरीके से ऐसे गोइंग ऑन होगा, ठीक इस तरीके से। अब यहां पर देखो A31 A32 A33 ऐसे A34 ऐसे इस तरीके से गोइंग ऑन, तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, समझ गया ना। अब देखो, अब आपको ये बात समझ में आया क्या है, यानी ये कहीं ना कहीं आपको क्या बता रही है, सभी मैट्रिक्स के लिए बता रहा है। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे होंगे, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि चलो आप 2x2 का मैट्रिक्स बताओ, मतलब कोई 2x2 का एक ऑर्डर में एक मैट्रिक्स बताओ, समझ गए, तो क्या करेंगे। अब जैसे देखो एक ये था, ये जनरल मैट्रिक्स, जैसे देखो A I J, अब हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, 2x2 का पूछ रहे हैं, मतलब 2x2 का, यानी 2x2 का पूछ रहे हैं। तो 2x2 का मतलब क्या पूछ रहे हैं, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स पूछ रहे हैं। तो I भी 1 और J भी 1, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए क्या 2x2 का मैट्रिक्स ये होगा, जैसे देखो A11 12 21 22, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि ये कैसे लिखे हैं। अब देखो 2x2 का मतलब क्या है, 2x2 2x2 का मतलब है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स, समझ गए। तो देखो फर्स्ट रोज और फर्स्ट रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कलम सेकेंड कलम, समझ गए ना। तो 2x2 का है, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। ये ऐसे मैट्रिक्स दे दिया, अब मान लीजिए 3/4 का मैट्रिक्स लिखना है, तो 3/4 का मैट्रिक्स लिखना है तो आपको इसी की हेल्प से लिखना है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या और पढ़ना है इसमें, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज वगैरह सीखेंगे, समझ गए। चलिए देखिए और कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। अब देखिए, अब क्या देखना है, अब हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स वगैरह का मतलब समझ गए, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक। आगे पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आखिर इसको और क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, समझ गया ना। क्योंकि कुछ नया चीज मिलता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, समझ गया ना। तो पढ़ने लगेंगे ना तो समझ में आने लगेगा, ठीक। जैसे देखिए, तो अब क्या देखना है हम लोग को, देखना है, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, ठीक। क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, जैसे एक कोई हम जनरल मैट्रिक्स लिख रहे थे, जैसे ये देखिए जनरल मैट्रिक्स है। चलिए एक दो और एग्जांपल लेकर समझते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या सीखना है, देखो हम पहले ही लिखे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज लिखे हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज का मतलब होगा कि आप दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे, कैसे दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, और कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड नहीं होता है, समझ गया ना, डिवाइड नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे कि डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। ऐसे तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही होता है, दो मैट्रिक्स को कब कब प्लस करेंगे, समझ गया ना। यानी सबसे पहले आपको क्या समझना है, मैट्रिक्स से देखिए सबसे पहले आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, फिर उसके बाद ऑर्डर आपको समझ में आना चाहिए, उसमें एलिमेंट कितने हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें पूछेगा कि चलो बताओ कौन से एलिमेंट्स, मतलब जैसे A31 क्या होगा, ऐसे कुछ ही इस तरीके से बात करेगा, समझ गए। और कोई ऐसे इस तरीके से दे देगा, बोलेगा चलो 3/4 का एक कोई मैट्रिक्स बताओ, या 2/3 का मैट्रिक्स बताओ, इस तरीके से बताओ, ठीक। फिर आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे ये दोनों का कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, और मैट्रिसेज ये दोनों ना कहीं आगे जाकर मिल जाते हैं, समझ गया ना। तो वहां आपको फील होगा और समझ में आएगा कि आखिर इसकी नीड क्या है, समझ गए। देखो नीड आपको दिमाग में हमेशा रखना है, बिना दिमाग में नीड रखे हुए आप काम करेंगे तो उस ढंग से नहीं कर पाएंगे, समझ गया ना। क्योंकि देखो नया चीज जब मिलता है ना तो उसका नीड पहले समझ लेंगे ना तो उसको बढ़िया से पढ़ पाएंगे। और देखो स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है, आप समझो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही करना और कुछ नहीं करना है। तो क्या इसमें प्लस माइनस जैसे हम लोग नंबर को ऐड करते थे वैसे ही यहां पर भी करना है, मैट्रिक्स को ऐड करना है, समझ गया ना। तो कितना कठिन हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी ऐड करना है, जैसे हम लोग ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह किए है ना, वैसे ही यहां पर भी करना है, और कुछ नहीं इसमें है, समझ गए। चलिए देखिए, अब देखो, तो अब मान लीजिए अगर हम ये पूछे कि चलिए आप 3/2 का मैट्रिक्स बताइए, ठीक।
3/2 का मैट्रिक्स बताइए। तो देखो 3/2 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 3/2 का मतलब क्या कि 3 रोज और 2 कॉलम। तो 3 रोज और 2 कॉलम, तो 3 रोज, ठीक, मतलब 1 रोज, फिर 2 रोज और फिर 3 रोज, 3 रोज 2 कॉलम। तो A11 12 फर्स्ट रोज चल रहा है, 21 सेकेंड रोज चल रहा है, 22 20 31 और 32। ये बात समझ में आया कैसे लिखे हैं? ये आपका 3/2 का हो गया, देख रहे हैं ना। 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये आपका इस तरीके से हुआ है। अब जैसे देखिए, अब ये तो मान लीजिए जनरल हो गया, अब कुछ हम ऐसे दे दिए, i प्लस जे बाई 2 दे दिए, मतलब एक कुछ वैल्यू दे दी ऐसे, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये कहीं ना कहीं आपको i है और i प्लस जे बाई 2 है, तो हमको इसी का बताना है, 3/2 का ही बताना है। तो इसका मतलब होगा कि i 1 और j भी 1, मतलब 1 और 1, तो 1 और 1 1 प्लस 1 2, 2/2, तो कितना हो जाएगा? अगर इसके हिसाब से अगर लिखे हैं 3/2 का मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे? देखो i का मतलब 1 और j का मतलब 1, अगर इसके जगह पर निकालना है तो क्या होगा? देखिए क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2/2 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए 1 और 2, तो 1 प्लस 2 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। और फिर देखिए 2 प्लस 2, तो पहले आपको क्या करना है, पहले जब भी आपको कोई ऑर्डर दिया रहेगा कि इस ऑर्डर में निकालो, तो सबसे पहले एक जनरल लिख लेंगे और तब उसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से रखकर निकालेंगे मैट्रिक्स। समझ गए ना? समझ में आ रहा कि नहीं बात है ये? अब देखो 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक। फिर कितना हो जाएगा? देखिए 2 प्लस 2, सॉरी कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2, देखो 3 प्लस 1 4 2 हो जाएगा। और फिर देखो 3 प्लस 2 5/2 हो जाएगा। अब आप इसमें मत देखना कि ये तो फ्रैक्शन में आ गया, हम आपसे पहले ही क्या बोले थे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जब भी आप लिखेंगे ना, ये सब नंबर ही होंगे, और वो नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, रियल फंक्शन हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ गया ना? डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी हो सकते हैं। बोल तो दिए कि रियल नंबर होंगे, यानी ये नंबर ऑफ रियल होंगे, ये रियल फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो नंबर ऑफ फंक्शन, ये ऐसे रहेंगे। तो ये आपको नहीं देखना कि फ्रैक्शन में, तो ये आपका हो गया 3/2 का मैट्रिक्स। समझ में आया कि कैसे बना रहे हैं? यानी आपको कहने का मतलब क्या है ना, कि जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक, तो जैसे अब 2/3 निकालना होता है, इसी के हिसाब से निकालना होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं? अब देखो 2/3 का मतलब है कि सबसे पहले हम 2/3 का हम कोई एक मैट्रिक्स जनरल लिख लेंगे। अब कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे बोल्ड अक्षर इंडिकेट करेंगे। समझ गया ना? और ये आप बिग ब्रैकेट लगा सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। समझ गया ना? आप 2 ब्रैकेट एक साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गया ना? कहने का मतलब आगे जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे ना, उससे थोड़ा सा अलग रखना है। बात समझ गया ना? आप उसे अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको नंबर लिखना है, उनको रेक्टेंगुलर एरे में लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ गया ना? कोई भी ब्रैकेट लगा देंगे चलेगा। चलिए देखिए, अब यहां पर देखो इस तरीके से। अब जैसे देखिए हम चाहते हैं 2/3 का निकालना चाहते हैं, 2/3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो 2/3 पहले लिख लेंगे। तो 2/3 देखो, पहले अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये दिक्कत होगा लिखने में। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम, ओके। ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 हो गया, यानी ये 2/3 का है। अब इसी के हिसाब से आपको निकालना है। अब देखो एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स निकालना है, ये तो अभी जनरल है,
क्योंकि ये सभी को फुलफिल करेगा, जितने भी 2/3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे ये सबको फुलफिल करेगी, तो जनरल ही है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, नंबर ऑफ एलिमेंट पता थोड़ा है। तो यानी अगर ये दिया है तो इसके हिसाब से एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स नहीं है अभी, ये मैट्रिसेज है, और जब हम ये रख देंगे तो मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा, ये कोई एक पर्टिकुलर होगा, समझ गए, कहने का मतलब है। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो B इक्वल टू, B एक मैट्रिक्स लेट किए हैं, ये मैट्रिक्स बी सी कुछ भी मानो, बस बोल्ड अक्षर मानना, ओके यस। अब देखो यहां पर तो 1 + 1 2/2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1, देखो ये 1 + 1 2/2, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1। अब देखो 1 + 2 3, इसी के हिसाब से निकालें, A इक्वल टू, इसको हम B मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। आप ये क्वेश्चन है, ऐसे हम समझाने के लिए लिए हैं, समझ गए ना, कि कैसे आप मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन से आप किस तरीके से किसी ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समझ रहे ना। चलिए देखिए, अब यहां पर देखो तो 1 + 2 ये 3/2, फिर देखिए 1 + 3 4, तो 2, अब देखिए 2 + 1 3/2, और देखिए ये 2 + 2 4 2, और फिर 2 + 3 5/2, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका देखिए, जब भी आप मैट्रिक्स लिखेंगे ना, उसका ऑर्डर मत भूलिएगा, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रोज 1 2, तो 3/2, ऑर्डर लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो पहचान होता है वो आपका ऑर्डर ही होता है, समझ गया ना, इसको ऑर्डर बोलते हैं। आप 3/2 बोलेंगे, 3/3 क्रॉस 2 बोलेंगे, 3 × 2 नहीं बोलेंगे, 3/2 बोलेंगे, या तो 3 क्रॉस 2 बोलेंगे, ठीक। अगर ये दोनों का क्रॉस करके जो मल्टीप्लाई करके जो भी आप पा जाते हैं, तो ये इसका मतलब है कि जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे वो बताएंगे, समझ गया ना। तो ये हो गया, तो ये तो आप इतना समझ गए, कहने का मतलब ये आपको समझ में आया कि कैसे हम मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन से हम कोई किसी ऑर्डर में मैट्रिक्स निकालेंगे, समझ गया ना, ये है। अब वो क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे तो हम लोग पूरा सीख जाएंगे। अब चलिए देखिए, अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, समझ गए। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज बताते हैं, फिर आपको ये सब सिखा देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, क्या कोई थ्योरम होता है, रूल होता है, उसको समझेंगे। चलिए देखिए, हाँ अब देखो, ठीक, चलिए देखिए, अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप ऑफ मैट्रिसेज ऐसे बोला जाए तो दो तरीके का होगा। देखिए, एक होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज। अब देखो लिखे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज लिखे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज लिखे, इसका मतलब हुआ ना कि रेक्टेंगुलर में भी कुछ ना कुछ और मैट्रिसेज मैट्रिक्स मिलेंगे, यानी ये बहुत सारे के लिए बता रहा है, कोई एक नहीं है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज। जैसे देखिए यहां पर देखिए स्क्वायर मैट्रिसेज लिखे हैं, स्क्वायर मैट्रिसेज, ये मतलब 2 टाइप के होंगे। यहां पर देखो इसमें भी आपको और टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, सब टाइप्स है इसमें, समझ गया ना। और इसमें भी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होगा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब देखो ये मैट्रिक्स लिखे ना कि मैट्रिसेज लिखे, सिर्फ एक के लिए बता रहे हैं, समझ गए, रो मैट्रिक्स। फिर इसके बाद देखिए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और फिर इसके बाद देखिए जीरो मैट्रिक्स। ये पहले इसको देख लेते हैं, फिर उधर भी लिखते हैं। सबसे पहले देखिए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ ना कि जिसमें रो, रोज और कॉलम्स डिफरेंट होंगे, समझ गया ना, जिसमें रोज और कॉलम क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, मतलब जहां पर ये दोनों अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को जो लिखे हैं, अब इस मैट्रिक्स के देखिए, सपोज ये मैट्रिक्स लिए, अब इसमें देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक, इसको देखो कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ ना कि जिसमें देखो ये रो कितने हैं, रोज आपके 4 हो गए, ठीक, और कॉलम कितने होंगे,
3, तो 4/3। तो यहां पर देखो m इजकल टू n, अब कहेंगे सर m इजकल टू n, यहां पर देखो m इजकल टू नॉट n। अब कहेंगे सर m और n क्या होता है? m और n का मतलब होगा कि जैसे देखो अभी हम जो मैट्रिक्स लिखे थे, जैसे ये मैट्रिक्स लिखे थे a इजकल टू, कोई मान लीजिए ये लिखे थे aij, यहां ऑर्डर नहीं भूलेंगे, m क्रॉस n, समझ गया ना? वहां पर aij m क्रॉस n, m क्रॉस n का मतलब क्या है कि वहां पर m क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर m रो बता रहा है, n कॉलम बता रहा है। जब हम लिखे थे ना तो उस समय हम भूल गए थे लिखना, समझ गया ना? यानी आप नहीं भूलेंगे, जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो उसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा, समझ गया ना? क्योंकि बिना ऑर्डर का देखो इसमें आप ये लिख दिए, ऑर्डर नहीं लिखे, समझ गया ना? ये लिखे, ऑर्डर नहीं लिखे, तो आप बताइए ये क्या होगा? ये मैट्रिक्स ऐसे पहचान में नहीं आएगा, समझ गया ना? कि अब उसको बिना ऑर्डर के तो आइडेंटिफाई नहीं होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे फिर काउंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर देना है, समझ गया ना? और ऑर्डर नहीं भूलेंगे, ठीक? तो ये हो गया। अब ये देखो, ठीक, तो वहां पर देखिए m क्रॉस n है, यहां पर m क्रॉस n है, तो यहां पर देखिए m क्रॉस n यानी जनरल मैट्रिक्स है, यहां पर m कुछ भी हो सकते हैं, रोज कुछ भी हो सकते हैं, कॉलम भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक? यहां पर i और j बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक? तो ये हो गया, इसमें देख लिए। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आया? तो अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो कॉलम ये जीरो मैट्रिक्स वगैरह होता है, तो अब इसको देखना होगा ना कि इसमें से कौन सा है, क्या रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है? ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें से। मतलब कहने का मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब एक अपने आप में एक फैमिली है मैट्रिक्स का, समझ गया ना? बात समझ गया ना? जहां पर m और n इक्वल नहीं होगा वो सब रेक्टेंगुलर में हो जाएंगे, समझ गया ना? और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब फिर हम इसको समझाएंगे कि कौन कौन क्या होते हैं, समझ गया ना? अब ये ऐसे ही नहीं लिख सकते ना, क्या हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते? देखो तुम ये, अब इसमें देखो, ये भी तो देखो, इसमें रो कितने हैं देखो, इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो 3/1। अब यहां पर भी डिफरेंट हो गया, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ अलग है, लेकिन ये तो दोनों एक ही फैमिली के हैं, समझ गया ना? तो ये फैमिली को बताता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब एक फैमिली अपने आप में है, समझ गया ना? ये एक अलग फैमिली, ये अलग फैमिली है, समझ गया? ये दोनों फैमिली का ये वो फैमिली खुदे है, समझ गया ना? मैट्रिसेस का मतलब हो गया ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी अलग अलग टाइप होते हैं, बताएंगे स्क्वायर में कौन कौन होंगे, पहले इसको समझ लेते फिर स्क्वायर वाला बताएंगे, ठीक? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे? देखिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तो हर हाल में आपको आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आगे जाकर डिटर्मिनेंट्स बनता है। अब बताएंगे कि वहां रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाते हैं, मतलब रो एंड कॉलम बोथ आर आइडेंटिकल, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गया ना? यानी अब यहां पर देखो रो और कॉलम इक्वल है, रो और कॉलम इक्वल है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना? गुड। तो अब देखिए, अब एक स्क्वायर के लिख देते हैं, ये तो रेक्टेंगुलर का हो गया, ठीक? यहां लिख दें, चलेगा? गुड। चलिए देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स लिख देते हैं, देखो ये इस तरीके से। देखिए ये आपका थोड़ा सा बेसिक है, इतना ही, मतलब कहने का मतलब है ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, मतलब आपको तो पहले ही बता दी कि इजी चैप्टर है, समझ गए? कुछ नहीं है इसमें, इतना समझना है। चलिए देखिए, तो अब देखो यहां पर ये मैट्रिक्स लिखे हैं, अब यहां पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, देखिए 3/3 है, समझ गया ना? अब देखिए ये अगर ये लिखे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखे हैं, देख रहे हैं ना? अब ये मैट्रिक्स देखिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1/1 है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, समझ गया ना? तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गया ना? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बात समझ में आ रहा है? अगर ये हम लिख दिए, देखिए ये लिख दिए इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी देखिए वो लिखे जीरो मैट्रिक्स लिखे, तो कहेंगे सर जीरो मैट्रिक्स को तो स्क्वायर में भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा ना कि जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर इसको अब देखिए, इतना समझ में आया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब। देखिए ये एग्जांपल आप देखते रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, कुल दिमाग में बैठ जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि रो और कॉलम बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब बोथ आर नॉट सेम,
समझ गया ना। रो और कॉलम जहां पर डिफरेंस होंगे वो सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे, और जहां पर रो और कॉलम इक्वल होंगे वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब रो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें आपको ये सब समझना है कि इसमें क्या है, मतलब रो मैट्रिक्स को कैसे पहचाने। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो अलग हो गया डिफिनीशन, समझ गया ना। तो ये अपने आप में एक डिफिनीशन रखेगा रो मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना। सब अपने आप में डिफिनीशन अलग अलग रखेंगे, लेकिन ये सारे डिफिनीशन कहीं ना कहीं जाकर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये पहले तीनों समझ ले फिर स्क्वायर मैट्रिक्स को समझेंगे, समझ गया ना। इतना तो समझ में आ गया ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते। देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जिसमें रो और कॉलम डिफरेंट होंगे। रो और कॉलम तो पहचानना आ गया। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल में जो होंगे, समझ गया, जितने भी हॉरिजॉन्टल में लिखोगे एक रो होगा। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं, रो और कॉलम का झंझट दूर कर लीजिए। देखो यहाँ पर, ठीक, ये 11 12 13, ठीक, गोइंग ऑन 21 22 23, ऐसे गोइंग ऑन 31 32 33, ऐसे गोइंग ऑन, ठीक, इस तरीके से। अब ये देख रहे हैं ना, ये अब इसमें अगर आपसे पूछे हैं कि रो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कॉलम 1 2 3, बट गोइंग ऑन है, कॉलम नहीं बता सकते हैं, समझ गया ना। रो तो 3 ही दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। तो रो मतलब ये पूरे के लिए बता रहे, भी जितने लिखे हैं ये सभी के लिए बता रहा है, समझ गए। जैसे रो के लिए हम R1 ऐसे इस तरीके से, R2 R3 ऐसे इस तरीके से, C1 ऐसे इस तरीके से। R1 का मतलब हो गया ऐसे चलेगा तो इस तरीके से, और C1 का मतलब होगा ऐसे चलेगा तो इस तरीके से, C2 का मतलब होगा ऐसे चलेगा तो, ठीक, C3 का मतलब ऐसे इस तरीके से, C4 का मतलब ऐसे हो गया, ये इस तरीके से हो गया। बात समझ गया ना। तो ये इस तरीके से हम लोग रो का बात करते हैं और ये कलम का बात करते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये और रो और कलम का अगर इंटू क्रॉस कर लेते हैं तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं कि कितने उसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखे हैं। चलिए ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब तो समझ गए होंगे कि रो और कलम जहां पर एम और एन नॉट इक्वल होगा। एम और एन क्या होता है, एम रोज होता है और एन कॉलम होता है। तो ये दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो रेक्टेंगुलर के होंगे सभी। अभी इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या होता है। और इसमें क्या होगा, एम और एन जो होगा वो नॉट इक्वल होगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एम और एन जो होगा वो इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होंगे, एम और एन इक्वल होंगे, यहाँ पर एम और एन नहीं इक्वल होगा, समझ गया ना। तो ये रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर, दो ये टाइप होंगे। स्क्वायर में कौन कौन होता है वो देखेंगे, पहले इसको देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या है, ठीक। जैसे देखिए, चलिए देखिए, अब देखिए, हेलो सर, समझ में आ रहा है, गुड। जैसे देखिए, रो मैट्रिक्स का मतलब होगा एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो, समझ गया ना। एग्जांपल कैसे लिखेंगे, एक ही रो होगा। जैसे देखिए, रो एक ही, दिस इज रो मैट्रिक्स, समझ गए। एक ही रो होगा, रो तो एक ही है। कॉलम देखिए 1 2 3, कॉलम कितना भी उसे नहीं मतलब है, समझ गया ना। तो इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा, ऑर्डर जब भी लिखेंगे तो रो 1/3, इसमें तो 1/3 होगा। मतलब ये ध्यान देना कि ये सेम होगा रो मैट्रिक्स में, और ये कुछ भी हो सकते हैं कॉलम, समझ गया ना। अब 1 मत कर देना, 1 करेंगे तो फिर तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ना। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं बोलेगी, बस डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फुलफिल करेगा, समझ गया ना। यहाँ 3 बोले हैं कि इसके जगह पर कुछ भी ले लेना, तो कुछ भी ले लेंगे तो 1 ले लेंगे, तो पता चला कि ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा, स्क्वायर चला जाएगा, समझ गए। तो 1 के अलावा लेंगे, ये सेम नहीं होने चाहिए, बस इस बात को ध्यान देना है, समझ गए कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा, समझ गए। अब जैसे देखो, ये इसी का ठीक रिवर्स कन्वर्ज कर दिए, उल्टा कर दिए, तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम एक होगा, समझ गए। अब रो कितना भी हो तो 3/1 लिखेंगे। तो ये इस बात को ध्यान देना कि ये सेम होना चाहिए, ये बस इसके अलावा नहीं होने चाहिए, समझ गया ना, ठीक।
इसके अलावा सेम नहीं होने चाहिए, इसके अलावा सेम नहीं होने चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो समझ गए ना बच्ची कि ये क्या होगा। अब जीरो मैट्रिक्स को देखो हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे नल सेट पढ़े थे, नल सेट का मतलब हो गया फाइव जो रिप्रेजेंट करते थे सेट में, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते थे। वैसे ही यहां पर भी है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, समझ गए ना, ये बोलेंगे। अब यहां पर इसको आप लिख लीजिए, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि आप देखो, बस इस बात को ध्यान देना है कि एम और एन को इक्वल नहीं रखना है, समझ गया ना, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, समझ गया ना ये। तो ये बातें हैं। अब चलिए देखिए उधर स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए, तो ये तो समझ गए, ये समझ गए क्या था, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, समझ गए कि नहीं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया एम और एन इक्वल नहीं होगा। अब फिर बाद में आपको समझाएंगे ना कि मतलब क्या इसका मतलब है और गुण क्या है, समझ गया ना। अभी जैसे पढ़ रहे हैं उसको देखिए, ठीक। चलो देखो, अब आगे देखो। अब इसमें देखिए अगर लिखे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, देखिए, ठीक। हाँ तो देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या लिखे थे, एम और एन इक्वल नहीं होगा। बार बार याद करते रहिए, भूलिए मत, समझ गया ना, क्योंकि कोई डिफिनीशन याद नहीं करता है, कुल डिफिनीशन नहीं है, एक बार एग्जांपल लेकर बैठ जाएगा दिमाग में, कुल आपको याद हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें अभी देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो नाम लिखे थे वो तो पता है ना, जो यूज वाला है वही बताएंगे, सारा नहीं बताएंगे, ऐसे बहुत सारा टाइप्स वगैरह होता है, समझ गया ना। जो काम वाला है छूटेगा तो हम लोग देख लेंगे फिर उसको, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले ध्यान देना यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, समझ गए कि नहीं। हेलो बच्ची, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर सेम, समझ गया ना। आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे तो कोई अलग अक्षर से इंडिकेट कर सकते थे, उसमें कुछ अपना एक पहचान अलग है। जैसे द मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे ना, मैट्रिक्स के आगे द लग गया, मतलब उसका कुछ स्पेसिफिक डिफिनीशन है, उसका थोड़ा सा यूज ज्यादा होता है डिटर्मिनेंट्स वगैरह में पढ़ेंगे। यानी यूनिट मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब देखो दूसरा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स, एग्जांपल लिखकर समझा देंगे। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। फिर इसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसके बाद देखिए और भी कुछ होता है, पहले ये तीनों को समझते हैं, समझ गया ना। जैसे देखिए यूनिट, डायगोनल, स्केलर। क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हुआ, देखिए यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हुआ सबसे पहले तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अभी तो बताया था ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एम और एन नॉट इक्वल, वहां पर इक्वल होगी। यूनिट मैट्रिक्स अब रेक्टेंगुलर में आप नहीं बना सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनाएंगे, यानी रो और कॉलम सेम होगा, वहीं पर बनाएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए ये एग्जांपल देखिए, देखिए क्या लिखे हैं, देखिए आप कहेंगे सर ये इसको देखिए डायगोनल बोलते हैं, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। आगे और समझाएंगे, अभी बस नॉर्मल तरीके से देखिए, समझ गए कि बाकी सब जीरो को क्यों ऐसे इस देखिए डायगोनल में हम 1 यूनिट लिखे हैं, 1 लिखे हैं ना, और बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम डायगोनल, समझ गया ना, यानी डायगोनल को छोड़कर, यानी जो लीडिंग डायगोनल में 1 होंगे उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 है। अब इसको अगर लिखना होगा तो देखिए इस बात को ध्यान देना है। अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये इसका मतलब होगा, अभी बताएंगे, देखिए A11 है और ये क्या है 22 है। देखिए तो इसका मतलब होगा कि रो और कॉलम इक्वल होंगे, वहीं पर आपको 1 रखना है। यहां पर देखिए क्या है, A11 है, यहां पर 22 है, यहां पर 33 है, समझ गया ना। तो यानी जहां पर आई और जे सेम होंगे वहीं पर आपको 1 रखना है। तो दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, समझ गया ना, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आया इस तरीके से। अब ये देखो ये 2/2 का है और ये 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रखना है, समझ रहे कि नहीं ये। अब चलो देखो, अब वो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होगा ना कि ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सब डिफरेंट रख देना, नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 रख देना। जैसे एग्जांपल देखिए, ये
समझ गए? हेलो, समझ में आ रहा है? मतलब आप देखिए ये क्या, ये देखिए, समझ गया ना? ये देखिए नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक, नॉन जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, देख रहे हैं ना? ये डायगोनल जो एलिमेंट्स है ये डिफरेंट है, और यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर सेम है लेकिन 1 यूनिट है, कंफ्यूजन होने लगेगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं देखे, लेकिन जो जरूरत है हमको लगता है कि आप यूनिट मैट्रिक्स को ध्यान रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, इसका उतना यूज नहीं होता कहीं, समझ गया ना? लेकिन कहीं कोई पूछेगा तो मान लो थोड़ा पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, समझ गए? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स है, समझ गए कि नहीं है ये? अब देखो ये बोथ आर डिफरेंट डायगोनल एलिमेंट बट नॉन लीडिंग डायगोनल जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ओके? चलो देखो अब वहां पर स्केलर मैट्रिक्स देखो, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कोई एक मैट्रिक्स ले लो, हाँ इस बात को फिर बोल रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि रेक्टेंगल में मत बनाने लगना, क्योंकि वो सारे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के मेंबर हैं, मैट्रिक्स लिखे हैं वो मैट्रिसेज स्क्वायर मैट्रिसेज है, क्योंकि एक तरीके का स्क्वायर नहीं होता है, बहुत सारे तरीके का होता है, देखो स्क्वायर में भी कई तरीके हैं, समझ गया ना? वो एक अपने आप में फैमिली है जिसमें एम और एन इक्वल नहीं, एम और एन इक्वल होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, समझ गए ना? जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें एम और एन इक्वल नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कौन कौन लिखे? तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इसके अलावा और भी कुछ है बता देंगे लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? ये बात, ये हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझा रहे हैं। चलिए देखिए अब ये देखिए, अब इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि 2a2 होगा, बस इस बात को ध्यान देना कि सेम रहेगा, बस 1 1 मत रखना, क्योंकि फिर ये 1 रख देंगे, 1 1 को छोड़कर आप कुछ भी रखेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, बस इस बात को ध्यान देना कि नॉन लीडिंग डायगोनल क्या होंगे? जीरो होंगे, समझ गया ना? ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज होंगे, बात समझ में आया? ये इसमें और इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया? इसमें आप देखो 2 2 को छोड़कर 3 3 भी लिख सकते हैं, बस इस बात को ध्यान देना कि दोनों 1 नहीं लिख सकते हैं और दोनों डिफरेंस नहीं लिख सकते, अगर दोनों डिफरेंट लिखेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर ये दोनों 1 1 लिख लेंगे तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ गया ना? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का है, यानी आप स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाएंगे, इतना बस समझ में आया? चलिए ठीक है, गुड, समझ गया ना? तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस था, फिर आगे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, ठीक ना?